वो इस तरह के बंदे को लाएंगे क्यों जो कि उनको जाके चैलेंज करे। को ये वीगो डाले में लेके आ रहे हैं, किसी के घर वालों को इन्होंने उठा लिया, नेक्स्ट हुकूमत आती है तब वही चीजें उनके गले में पड़ जाती हैं। 12 रुकनी बेंच उन 3 जजेस में से एक को उठाएगा। अब गुनाहो सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज्जत माँ बिकते हैं। बेज़मीरों की राजनीति में जाओ मनसब खिताब बिकते हैं। शेख वाज वजीर और शायर सब यहाँ पर जनाब बिकते हैं। दौर था इनकलाब आते थे, आजकल इनकलाब बिकते हैं। मैं सैयद लारा बसन बुखारी और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 26वीं आइनी तरमीम जो कि कल की तारीख में पास की गई और उस पर बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं और बहुत सारे लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। तो क्यों ये सब कुछ हो रहा है और क्यों आइनी तरमीम जो है, इस आइनी तरमीम को पास करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों बड़े बड़े इदारे इस आइनी तरमीम को सपोर्ट कर रहे हैं और इसको डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, ये गलत हुआ है या सही हुआ है, ये आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपकी उससे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वक्त नाजरीन आप सोच सकते हैं कि जुडिशरी की कमर तोड़ के रख दी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है। इन अल्फाज को अगर मैं दोहराता चलूँ, इन अल्फाज को मज़ीद एलोबरेट करता चलूँ तो वो कला का जो एक पूरा पाकिस्तान में जुडिशरी का सिस्टम था उसको इस आइनी तरमीम ने तबाह करके रख दिया। नाजरीन, ये पाकिस्तान का वो निज़ाम था, ये पाकिस्तान का वो इदारा था जहाँ पे हमें कभी ना कभी महसूस होता था कि ये इदारा, जुडिशरी का जो इदारा है, ये पाकिस्तान में कभी ना कभी गरीब को, कभी किसी मजलूम को हक दिलवा सकता है। बात कुछ इस तरह है कि आज से 4 दिन बाद पाकिस्तान के करंट चीफ जस्टिस का टेन्योर पूरा होने वाला था, जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब का। तो उससे पहले इन्होंने कहा कि हमने ये आइनी तरमीम लानी है और इस आइनी तरमीम को पास करवाना है, तो जिसमें अभी जो करंट हुकूमत है वो कामयाब हो गई और 2/3 मेजोरिटी के साथ उन्होंने ये अमेंडमेंट, जो ये तरमीम है, वो पास करवा लिया है और आज उस पर दस्तखत भी हो चुके हैं। तो नाज़रीन, बात कुछ इस तरह है कि ये जो आइनी तरमीम पास करवाई गई है उसमें सबसे बड़ा जो फैसला किया गया है वो जज साहब की तकरीर के हवाले से है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसकी तकरीर के हवाले से है कि उसको किस तरह लाना है। इससे पहले एक बेंच बनाया जाता था जिसमें आपके चीफ जस्टिस की टीम होती थी, उसके साथ साथ आपका वजीर कानून होता था और उसके साथ चीफ जस्टिस साहब को भी शामिल किया जाता था। लेकिन अभी उस पूरे के पूरे सिस्टम को तब्दील करके रख दिया गया है और अभी एक 12 रुकनी बेंच बनाया जाएगा जिसमें 8 मेंबर जो हैं वो कौमी असम्बली से शामिल होंगे और 4 मेंबर जो हैं वो सेनेट से शामिल होंगे और वो बेंच फैसला करेगा कि अगला आने वाला चीफ जस्टिस जो है वो कौन होगा। और पहले तो ये होता था कि सीनियरिटी की बेस पे किसी भी जज की, किसी भी चीफ जस्टिस की तकरीर होती थी, लेकिन अब इस सिस्टम को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया गया है। अब जो सबसे सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे उनमें से वो बेंच जो कि अभी बनाया जाएगा असम्बली का और जो हमारे अपर और लोअर हाउस का, सेनेट का और असम्बली का, तो वो 12 रुकनी बेंच उन 3 जजेस में से एक को उठाएगा और एक को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद वो नाम वज़ीर आज़म साहब को जाएंगे और वज़ीर आज़म साहब आगे उसको सदर को फॉरवर्ड करके और सदर साहब उस पर दस्तखत करेंगे, तो तब हमारा जो है नया चीफ जस्टिस बना जाएगा। इस तरमीम के मुताबिक आपको जो 12 रुकनी बेंच है उसको नए आने वाले चीफ जस्टिस का, जो पुराने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट है उससे 14 दिन कबल उनको नोटिस भेजना है। करंट चीफ जस्टिस तब्दील होगा क्योंकि उसकी जो रिटायरमेंट डेट है उससे टोटल 3 दिन रहते हैं। तो उन्होंने इस अमेंडमेंट में लिखा है कि जो पहला चीफ जस्टिस होगा उसको आप 3 दिन पहले भी तब्दील कर सकते हैं। वो 12 रुकनी बेंच 3 दिन पहले भी उसका जो नाम है वो वज़ीर आज़म साहब को फॉरवर्ड कर सकता है। ये जो 12 रुकनी बेंच है ये 2/3 मेजोरिटी के साथ, मतलब आपके पास अगर 12 मेंबर हैं तो आपके पास 8 मेंबर जिसको वोट करेंगे तो वो चीफ जस्टिस तैनात होंगे। जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी केस को किसी भी सूबे की हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है। तो नाजरीन, आप समझ सकते हैं मैं किस बात की तरफ इशारा करूँ। आपके पास इस तरह के केसेस हैं कि जो आपके अगर हाई कोर्ट में चले गए तो वहाँ से उन मुल्ज़िमान का बरी होना बहुत ही आसान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तरमीम जो है ये आगे जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी और वकला इसके साथ, इसके खिलाफ आएंगे। तो बात यह है कि उन्होंने तरमीम जो है हुकूमत वक्त ने सिर्फ बनाई इसलिए है कि उनकी फेवर में फैसले जाएं। तो वो इस तरह का जज, इस तरह का फैसला, इस तरह का जज क्यों लाएंगे, इस तरह का चीफ जस्टिस क्यों लाएंगे कि जो कि कल को उनके खिलाफ जाके फैसले करे, जो कि कल को उनकी आईनी तरमीम को जाके कोर्ट में चैलेंज करे। वो तो नाजरीन ऐसे बंदे को लाएंगे कि जो उनकी फेवर में फैसले करे, जो कि उनके साथ आके काम करे।
وہ اس طرح کے بندے کو لائیں گے کیوں جو کہ ان کو جا کے چیلنج کرے؟ آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے ممبرز کو اکٹھا کیا ہے۔ ناظرین، کسی کو یہ ویگو ڈالے میں لے کے آ رہے ہیں، کسی کے گھر والوں کو انہوں نے اٹھا لیا، کسی کے بچوں کو انہوں نے ٹارچر کیا۔ جوڈیشری کو تباہ کرنے میں جتنا رول دوسری پارٹیز نے، جتنا رول دوسرے لوگوں نے پلے کیا، اتنا رول مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پلے کیا۔ اور اگر ہم ان کے پازیٹیو پوائنٹ کی بات کریں تو اگر ملٹری کورٹس کو ختم کروایا ہے، ملٹری کورٹس ٹرائل کو ختم کروایا ہے، تو وہ بھی اس امینڈمنٹ میں، اس آئینی ترمیم میں مولانا صاحب نے ختم کروایا ہے۔ تو یہ ایک ان کا بہت پازیٹیو پوائنٹ تھا۔ اس آئین کو، اس ترمیم کو پاس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ ناظرین، اگر آپ کوئی کالا دھندا بھی کرتے ہیں اور وہ آپ قانون کے دائرے میں، قانون کے مطابق کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کو نہ تو پاکستان کا کوئی ادارہ روک سکتا ہے، نہ تو پاکستان کا کوئی سسٹم اس کو چیلنج کر سکتا ہے، اور نہ آپ کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ آپ کے رستے میں حائل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ترمیم جو ہے، اس ترمیم میں جتنی پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اس کے نیگیٹو پوائنٹ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آج تک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جس پارٹی کی حکومت آتی ہے، جو پارٹی سیاست میں ہوتی ہے، جو پارٹی اس وقت تخت نشین ہوتی ہے، تو اپنے طریقے سے 2/3 میجورٹی کو لا کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ امینڈمنٹ کو پاس کرواتی ہے۔ لیکن ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی امینڈمنٹ، یہی آئینی ترمیم میں جو شکیں، جو آرٹیکل انہوں نے بتائے ہوتے ہیں، جو چیزیں انہوں نے چینج کی ہوتی ہیں، تب جب نیکسٹ حکومت آتی ہے تب وہی چیزیں ان کے گلے میں پڑ جاتی ہیں۔ پاکستان کی جتنی بھی آئینی ترامیم پاس ہوئی ہیں، ان میں ہمیشہ اشرافیہ کا بھلا اور فائدہ ہوا ہے، ہمیشہ غریب کو نقصان پہنچا ہے، اور اس میں صرف ایک ٹائر چل رہا ہے، ایک گیم ہو رہی ہے، کبھی کوئی اندر ہو جاتا ہے، کبھی کوئی باہر ہو جاتا ہے، کبھی کسی پارٹی کا، کبھی کسی سیاسی پارٹی کا بھلا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کسی سسٹم کا فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس گیم آف تھرونز میں صرف پاکستان کی عوام کو نقصان ہو رہا ہے، صرف پاکستان کے سسٹم کو نقصان ہو رہا ہے، اور صرف پاکستان کے آئین کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔